हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट फिफ्थ। इसके पहले हम लोग ने जो भी पार्ट्स पढ़े हैं, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, उन सभी में हम लोग ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करे हैं और जो इसका थ्योरी वाला पार्ट था उस पे थ्योरी कवर करी। तो जो भी हमने थ्योरी कवर करी उस पे जो भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इस फिफ्थ पार्ट में भी हम लोग उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने अपने डेक में कुछ इमेजेस वगैरह का यूज किया है, तो उन इमेजेस के लिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर ऑफ एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स ऑफ दीज इमेजेस। If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो आइए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर, आज के पहले क्वेश्चन पर। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जो की पॉइंट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज होते हैं, उनको थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा। फिर 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने के। उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो ये इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M resting on a rough horizontal surface is pulled with a force F at an angle with the horizontal. If mu is the coefficient of kinetic friction between block and the surface, then acceleration of the block is। यानी कि हमने फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स के एप्लीकेशन के बाद इसमें कुछ मोशन जनरेट हुआ होगा। अब क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट म्यू है, तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। यानी कि हमें फ्रिक्शन को भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है और फ्रिक्शन हमेशा, जैसे ये बॉडी है तो इस बॉडी में जिस डायरेक्शन पर इसका मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन पर फ्रिक्शन एक्ट होता है इस सेम बॉडी पर। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए F/m ब्रैकेट में cos फाइव प्लस म्यू साइन फाइव माइनस म्यू जी, बी F/m साइन फाइव, म्यू एफ cos फाइव, म्यू एफ साइन फाइव। मैं आपको अब 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखें कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक इस डायरेक्शन पर F cos फाइव और इस डायरेक्शन पर F sin फाइव। जो F sin फाइव है वो हमारा इस ऑब्जेक्ट के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की तरफ है। यानी कि अगर हम लोग देखें कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन पर हम मानकर अगर चलें कि एक रिएक्शन फोर्स है R, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पॉइंट पर जो आ रहा है वो R, अगर नॉर्मल रिएक्शन माने तो ऐसे मान सकते हैं। तो होगा क्या एक्चुअली कि ये जो रिएक्शन फोर्स है वो और F sin फाइव ये एक डायरेक्शन पर है, और जो mg है वो एक डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन पर है। और ये जो दोनों फोर्स हैं वो R और F sin फाइव एक ही डायरेक्शन होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्या हो रहे हैं, ये सम अप हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने यही चीज किया कि R प्लस साइन फाइव इक्वल टू mg, यानी कि ये दोनों मिलकर mg को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन पर, वर्टिकल डायरेक्शन पर किसी भी तरीके के मोशन नहीं है। यही हमें बताया गया, जिससे कि ये क्वेश्चन निकल कर आ गई कि R प्लस F साइन फाइव इज इक्वल टू mg, और फिर ये इधर F साइन फाइव माइनस पे आ जाएगा तो बन जाएगा R इज इक्वल टू mg माइनस F साइन फाइव। बाकी सब सेम है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स वो कितना होगा इस पे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन पर एक्ट होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन पर फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू म्यू कैपिटल R, क्योंकि रिएक्शन फोर्स से हमारा निकल कर आता है। तो F इज इक्वल टू म्यू R, म्यू हो गया हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, और R के का एक्सप्रेशन जो है वो ये है mg माइनस एफ साइन फाइव। तो म्यू ब्रैकेट में mg माइनस एफ साइन फाइव ये बना। इसको हम लोग ने देखा कि ये हमारा फ्रिक्शन जो फोर्स है वो निकल कर आ गया, जो कि इस बॉडी के मोशन को रिटार्ड करने की कोशिश करेगा। तो अब अगर हम लोग देखें कि इस ऑब्जेक्ट में
कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। तो देखिए इस डायरेक्शन पर एक्ट हो रहा है एफ कॉस फाई, और इसके अपोजिट डायरेक्शन पर एक्ट हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन पर इसका नेट मूवमेंट है, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन पर जो इसका एक्सेलरेशन है वो ए है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ कॉस फाई माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। ये चीज लिखी जा सकती है, हमने लिख दिया। अब यहां पर जो कैपिटल एम है वो आ जाएगा नीचे डिवाइड पर, तो बन जाएगा ए इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल एम ब्रैकेट में एफ कॉस फाई माइनस स्मॉल फाई, सॉरी एफ कॉस फाई माइनस स्मॉल एफ। अब ये जो एफ है स्मॉल एफ, इसकी वैल्यू ये है हमारी म्यू ब्रैकेट में कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एफ साइन फाई। इसको हम लोग यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा, ये एफ कॉस फाई वैसे ही है माइनस म्यू ब्रैकेट में एम जी कैपिटल एम जी माइनस कैपिटल एफ साइन फाई। ये हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। इसी को आगे हम लोग रीअरेंज करते हैं, अगर इसी चीज को अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं, ये एक्सेलरेशन ही निकल कर आया है, इसको रीअरेंज जब करेंगे तो जो हमारा यहाँ से ये वाला एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि एम अंदर आ गया डिवाइड, सॉरी एम डिवाइड पर आ गया, यानी कि 1 बाई एम अंदर मल्टीप्लाई पर आ गया, तो बन गया कैपिटल एफ बाई एम कॉस फाई माइनस म्यू जी, क्योंकि इस एम से ये वाला एम कैंसिल आउट हो जाएगा जब ये अंदर मल्टीप्लाई पर आएगा, 1 बाई एम अंदर जब मल्टीप्लाई पर आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर जब आएगा तो ये हो जाएगा म्यू एफ बाई एम साइन फाई। बस इस पे ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है इसको एक साथ लिख देंगे, तो ये बन जाएगा कैपिटल एफ बाई एम ब्रैकेट में कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई, और ये म्यू जी इधर माइनस में आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन हमारा निकल कर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A block of mass 10 kg is placed at a distance of 5 meters from the rear end of a long trolley as shown in the figure. The coefficient of friction between block and the surface below is 0.2. Starting from rest, the trolley is given an uniform acceleration of 3 meters per second square. At what distance from the starting point will the block fall off the trolley? तो कितने समय बाद जो ये हमारा ट्रॉली होगा वो फॉल कर जाएगा, ये जो ब्लॉक है वो फॉल कर जाएगा, ट्रॉली के बाहर चला जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्रॉली है, ये सॉरी ये जो ट्रॉली है इसके ऊपर एक हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक का मास दे रखा है कितना है 10 kgs है, और ये 5 सेंटीमीटर रियर एंड से इस तरफ रखा हुआ है। अब यहाँ पर इनके और इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे रखा है कितना, इतना है। तो अगर ये अभी जो ट्रॉली है वो रुकी हुई है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रॉली इज गिवन एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ट्रॉली है उसको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर हम लोग एक्सेलरेशन प्रोवाइड करें, तो कितने समय बाद, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल द ब्लॉक फॉल ऑफ द ट्रॉली, कितने समय बाद ये जो ब्लॉक होगा वो ट्रॉली से नीचे गिर जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 15 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर। तो हमें डिस्टेंस बतानी कितने समय बाद ये फॉल ऑफ कर जाएगा ट्रॉली से। तो यहाँ पर जो रोल है वो किस चीज का है, फ्रिक्शन का अपना रोल है, उसके कारण से इस तरीके से इस पे मूवमेंट जनरेट होगा। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो जैसे कि हम लोग को ये दे रखा है कि जो ये ट्रॉली है उसमें एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, ठीक है। जो कुछ भी था कैसे भी करके हम लोग ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड है इसको। तो जिसके कारण से अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं कि इस ब्लॉक में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो है 30 न्यूटन का। कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन मौजूद है और इसका मास हमें पता है 10 kgs है, तो हम इस पे निकाल सकते हैं कि इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 30 न्यूटन का होगा। हमने इसको लिख लिया। अब इस ब्लॉक के वेट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा mg, जो कि नीचे होगा और इसके नॉर्मल रिएक्शन को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि मैक्सिमम फोर्स जो एक
दूसरे को ये अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा कितना, F इज इक्वल टू म्यू आर होता है। तो यहां से इसको ये निकल कर आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू F बाई कैपिटल आर, यानी कि जो कैपिटल आर है वो हमारे mg के बराबर होगा, कैपिटल आर जो है वो mg के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से म्यू बराबर निकल कर आ गया F डिवाइडेड बाई mg, यानी कि F जो हो गया हमारा वो हो गया म्यू mg, और म्यू हो गया 0.2, और ये mg हो गया हमारा मास जो 10 kgs दे रखा है, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 न्यूटन्स निकल कर आ जाएगा, जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि इस डायरेक्शन पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 20 न्यूटन का। तो अब क्योंकि इस बॉडी पर इस डायरेक्शन पर एक फोर्स महसूस होगा, क्योंकि ट्रॉली के ऊपर ये रखा हुआ है और ये चलना स्टार्ट किया, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ट्रॉली है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसको अगर बहुत तेजी से आगे खींच लिया जाए तो वो पीछे रह जाता है, होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो उसमें होता क्या है कि जब ट्रॉली को नीचे तरफ से ऐसे आगे बढ़ाया जाएगा एक्सेलरेशन से, तो ये ट्रॉली ऊपर वाले पर एक फोर्स ट्रांसफर करेगी, जितना वो ट्रांसफर कर सकती है इस डायरेक्शन पर फ्रिक्शन की वजह से। बाकी एक स्यूडो फोर्स उस पर एक हमें समझ पे आएगा, जो कि होगा अपोजिट डायरेक्शन पर, क्योंकि उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, इस कारण से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन पे ये जा रहा होगा, ठीक है। तो इससे हमने ये देखा कि इस डायरेक्शन पर इस पे फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, और इधर जो मैक्सिमम ये फ्रिक्शन की वजह से इस पे ट्रांसफर कर सकता है एक, तो वो हो जाएगा हमारा F। तो 30 न्यूटन इस डायरेक्शन पर है, 20 न्यूटन इस तरफ है इस ब्लॉक में, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये ब्लॉक होगा वो पीछे तरफ जाएगा। हाँ, बस ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर ऐसा कोई एंड, ये चीज बंद नहीं है, यहाँ पर ये ऐसा खुला हुआ है, बस ये जो ऐसा बना हुआ है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ की बात हो रही है। तो कितना मीटर आगे चलकर, कितना मीटर आगे चलकर ये जो होगा वो आगे गिर जाएगा, यानी कि इसको मूव करना है 5 मीटर। उस समय में जितने समय पे ये 5 मीटर चलेगा उतने समय में ये जो ट्रॉली है वो कितना आगे बढ़ जाएगी, ये हमें बताना है। तो इसके लिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो ब्लॉक है उसमें नेट फोर्स हमारा एक जो एक्ट हो रहा है वो हो रहा है 30 माइनस 20, यानी कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन पर उस ब्लॉक में, जिसकी वजह से इस ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो ब्लॉक के एक्सेलरेशन को ए प्राइम लिख दिया गया, वो ए प्राइम आएगा और वो हो जाएगा ए प्राइम इज इक्वल टू एफ प्राइम बाई एम, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन हमारा आया इस एक्सेलरेशन का यूज करके, और वो जो 5 मीटर डिस्टेंस थी उसका इस्तेमाल करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये ब्लॉक डिस्टेंस इस तरफ जाने पर ट्रेवल करेगा वो कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो वहां से हम लोग टाइम निकाल लेंगे और उस टाइम का यूज करेंगे इस ट्रॉली के मूवमेंट को जानने के लिए। तो यहां पर हमने यही किया कि गिरने में उसको 5 मीटर पहले जो ट्रॉली है उसके ऊपर चलना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो 0 है ब्लॉक की। हम लोग यहाँ पर जब इस पे वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन पर, देखिए एस की वैल्यू नहीं है, इस पे सब चीज पुट करेंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा एस प्राइम इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और या मतलब सॉरी इसको जब हम लोग रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक तरीके से कि जो टाइम होगा वो √10 सेकेंड होगा। तो अब √10 सेकेंड्स पे चली गई दूरी जो होगी वो कितनी होगी ये हम लोग निकाल लेंगे। तो ये निकल कर आ जाएगा एस प्राइम इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ और ए की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारी इसकी इस ट्रॉली की एक्सेलरेशन है, ये लिखा है ना एक्सेलरेशन का ट्रॉली। तो हम लोग ने इसके इस यहां से ले जाकर यहां तक जाने में जो लगने वाला समय है इस ब्लॉक के लिए, उस समय को निकालकर हमने यहाँ पर इस ट्रॉली पे यूज किया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कभी भी जब हम लोग के पास डिफरेंट टाइप की बॉडी होती है और वो कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होती हैं, तो एक ही समय पर जो मोशन हो रहे होते हैं उन पे हम लोग एक जगह से टाइम निकालकर दूसरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 2 डायमेंशनल मोशन जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उस पे भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं
कि एक्स डायरेक्शन पर जो लगने वाला समय है उतने ही समय पर तो वाई डायरेक्शन पर मूवमेंट हुआ होगा, तो एक से टाइम निकालकर दूसरे में पुट करते हैं और हमारा काम होता रहता है। वैसे यहाँ पर भी किया गया कि जितने समय पर वो यहाँ से यहाँ तक गिरा होगा, इतनी डिस्टेंस को कवर करने पे कुछ समय लगा होगा और उतने समय बाद ही ये नीचे गिरा होगा, तो हम उस समय का इस्तेमाल कर लेंगे कि उतने समय में ट्रॉली आगे कितना बढ़ी है। तो यहां पर हम लोग ने वही किया है कि √10 सेकंड निकाल लिया है। ठीक है, यहां से इसका इस्तेमाल करके उसके बाद वो जो ट्रॉली है उसने कितना समय लिया, उसके लिए एस प्राइम इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर किया। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, उसको क्योंकि सडन एक्सेलरेट कराया था, तो हाफ ब्रैकेट में 3 × 10, इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ जाएगा हमारा ये 1.5, जो कि बन जाएगा 15 मीटर्स। ठीक है, एस प्राइम हमारा 15 मीटर्स, यानी कि जो आंसर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A body starts from rest on a long inclined plane of slope 45 degree. The coefficient of friction between the body and the plane varies as mu is equal to 0.3x, where x is the distance traveled down the plane. The body will have maximum speed for g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर when x is equal to। तो यहाँ पर सिंपल सा ये है कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर है जिसका कि स्लोप दे रखा है। फ्रिक्शन की बात आ रही है उस बॉडी और उस प्लेन के बीच में, जो कि वेरी कर रहा है कुछ इस तरीके से, यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ जो उसकी रफनेस है वो चेंज हो रही है, जिसके कारण से जो म्यू की वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। जबकि एक्स क्या है, वो एक्स वो डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस वो हमारा जो बॉडी उस प्लेन में है ट्रेवल किया है। बॉडी की जो मैक्सिमम स्पीड है जब एक्स बराबर होगा, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि बॉडी की मैक्सिमम स्पीड जब होगी तब एक्स की वैल्यू कितनी होगी। यानी कि हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होगा, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, आप उसको डिफरेंशिएट, एक पहले तो इक्वेशन बनाकर उसको फिर डिफरेंशिएट करना होता है, बराबर जीरो करना होता है, वहां से फिर वैल्यू निकल कर आती है। अब क्योंकि हमें एक्स के उस पर निकालना है, तो वी निकालकर, वी का एक्सप्रेशन निकालकर हम उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मैं आपको एज अ हिंट अभी बता रहा हूं, तो इस तरीके से इसको सोच के करिएगा। जो इसका ऑप्शन ए है वो है 9.8 मीटर, बी है 27 मीटर, सी है 12 मीटर, डी है 3.33 मीटर। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो सिंपल सा ये है कि मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है जो कि इस तरीके के प्लेन पर कैसा है, स्लाइड कर रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर जो जी होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर इस तरीके से होगा, तो इस तरफ अगर हम इस एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स देखें तो उसको mg लिखा जा सकता है। अब वो mg इधर हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि इधर अगर थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये हो जाएगा इधर mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा। ओके, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इधर होगा म्यू एन, अगर हमारा इस डायरेक्शन पर नॉर्मल है, जो कि mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये नॉर्मल क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। अगर हम लोग कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई ऐसे ले लें, तो एक्स एक्सिस पे, मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पर तो मूवमेंट है, बट वाई में कोई मूवमेंट नहीं है। इसी कारण से जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। ओके, यहां से हमने वही किया कि n इज इक्वल टू mg cos 45 रख दी, क्योंकि ये जो थीटा दिया हुआ है स्लोप कितना 45 डिग्री, तो n इज इक्वल टू mg cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये n इक्वल टू mg/√2 निकल कर आ गया। अब हम इससे निकाल लेंगे जो हमारा फ्रिक्शन है उसको, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू एन, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू म्यू हो गई और एन की वैल्यू mg cos 45 डिग्री होगी, जिसको कि अभी हम लोग ने mg/√2 निकाला है, तो 0.3x इंटू mg/√2 ये निकाल लिया। क्योंकि हमारा जो म्यू दे रखा है वो 0.3x दे रखा था, तो हमने ऐसे इसको पुट किया और ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ गया फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। अब नेट फोर्स जो इस पे एक्ट हो रहा होगा उस इंक्लाइंड बॉडी पर, तो क्या होगा यहाँ पर कि एक जो फोर्स है इस स्लोप के अलोंग लग रहा है नीचे, mg sin थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट पे लग रहा है, तो ये अलोंग द प्लेन, ये रिप्रेजेंट किया गया अलोंग द प्लेन।
तो एफ अलोंग द प्लेन माइनस जो एफ है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, तो एम जी साइन 45 माइनस एफ एफ, तो एफ नेट जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर एम जी बाई रूट टू माइनस 0.3x एम जी बाई रूट टू। ठीक है, क्योंकि जो साइन 45 की वैल्यू होगी वो 1/√2 ही होगी, तो ये चीज आ गई एम जी बाई रूट टू। अब यहां से एम जी बाई रूट टू को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू एम जी बाई रूट टू ब्रैकेट में 1 माइनस 0.3x। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी 1/√2 1 माइनस 0.3x। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ए निकल कर आ जाएगा जी बाई रूट टू ब्रैकेट में 1 माइनस 0.3x। अब यहां से हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जब बॉडी अपनी मैक्सिमम स्पीड रीच करेगी तो उस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। और ये कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि जो हमारा स्पीड था जब वो मैक्सिमम हो रहा है तो एक जगह पर पहुंच के एक्सेलरेशन लगना हमारा बंद हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो एक्सेलरेशन है उसको जीरो कर दिया। तो जब इसको जीरो करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से कि ये जो कांस्टेंट टर्म है वो तो जीरो हो नहीं सकते, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस 0.3x इज इक्वल टू जीरो, और यहां से 1 इज इक्वल टू 0.3x ये बन जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.3 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू लें डिवाइड करने के बाद तो 3.33 मीटर्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्पेलिंग है ये METRE होता है। METR अमेरिकन इंग्लिश में होता है, जबकि हम लोग ब्रिटिश फॉलो करते हैं तो METRE होगा, और SI यूनिट्स पर भी METRE ही यूज होता है, बट अमेरिकन में METR यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको बस इतना इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये मीटर हो गया क्लियर। तो इस तरीके से हमारी जो x की वैल्यू है वो निकल कर आ गई 3.33 मीटर्स, यानी कि जो हमारा आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा ये 3.33। ठीक है, 3.33, मैंने क्या बोला 0.33 नहीं 3.33। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 3 तो 3.33 मीटर्स। क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, गिवन इन द फिगर आर टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ वेट 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। These are being pressed against a wall by a force F as shown in figure. If the coefficient of friction between the blocks is 0.1 and between block B and the wall is 0.15, the frictional force applied by the wall in block B is। तो यहां पर हमें इस तरीके से दो ब्लॉक्स दिए गए हैं जिनका वेट भी हमें गिवन है। एक का वेट 20 न्यूटन है, दूसरे का 100 न्यूटन है, और इन दोनों को ही प्रेस किया जा रहा है अगेंस्ट द वॉल। बस यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कुछ ऐसा है कि वॉल है, ब्लॉक है, उसके ऊपर एक इस तरीके से ब्लॉक रखकर फिर फोर्स लगाया जा रहा है। तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.1, और इस ब्लॉक और इस वॉल के बीच के कोफिशिएंट फ्रिक्शन जो है वो है 0.15। तो हमें बताना है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल इन द ब्लॉक बी, इस ब्लॉक बी में कितना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो आपके पास ऑप्शंस है, ए 100 न्यूटन, बी 80 न्यूटन, सी 120 न्यूटन, डी 150 न्यूटन। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन को करें। जैसा कि इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर कि एक ब्लॉक को वॉल के अगेंस्ट रखकर उस पे फोर्स लगाया जा रहा था। अब यहां पर अंतर सिर्फ इतना है कि एक ब्लॉक के बाद एक और ब्लॉक लगा हुआ है, यानी कि अगर हमारे पास यहां पर एक ब्लॉक और लगा हुआ है तो सोचिए, इस सिचुएशन को पूरा सोचिए कि जब इस ब्लॉक को यहां पर रखा जाएगा तो होगा क्या, कि जब आप इसको प्रेस कर रहे होंगे तो आप डायरेक्टली इस बी को प्रेस नहीं कर रहे, हाँ या ना। यानी कि जब आपने इसको प्रेस किया इस तरफ से तो ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से यहां पर इस पे एक नॉर्मल जनरेट होगा। दूसरा, इस जगह पर अगर हम लोग देखें तो इन दोनों की ही टेंडेंसी होगी नीचे जाने की, बट आपने क्योंकि इधर से फोर्स लगा रखा है इस जगह पर तो इसके नॉर्मल को निकाल के फिर फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर एक्ट होंगे, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होने की
टेंडेंसी जनरेट होगी, जिसके कारण से इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी जनरेट होगा। तो ये वाला जो ब्लॉक है, इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा वो हमारा इस तरीके से होगा, जो इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसको सपोर्ट करेगा, रोकेगा, यहाँ नीचे गिरने से रोकेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन वेट्स आर बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। ऑब्वियस सी बात है, इधर जो फ्रिक्शन है वही रोक रहा है इनको नीचे गिरने से। क्लियर? तो ये जो वेट है इन दोनों के, वो फ्रिक्शनल फोर्स से काउंटर बैलेंस हो रहा है। तो इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखें इस ब्लॉक ए का और बी का, तो कुछ ऐसा बना होगा कि यहाँ से हमने फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो इसको अगर हम लोग नाम दे दें कि ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पर एक्ट होगा, हमने उसको एफ ए नाम दे दिया। तो अब क्योंकि एफ ए यहाँ पर इस तरफ होगा, तो इस बॉडी पर ये वाली बॉडी पर, इस सरफेस पर, इस जगह पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक्ट होगा। ठीक है, और ये किस वजह से हम कह रहे हैं, इसकी वजह से, इस ब्लॉक की वजह से। क्लियर? देखिए यहां पर इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं बता रहा हूं कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से कांटेक्ट में होते हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होती है या हो रहा होता है, उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा ही अच्छा एक तरीके से कह लीजिए फोर्स है, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ढेर सारे मोशंस को होने में सहायक है। कैसे? देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और इस सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इस बॉडी को देखें तो वो नीचे जाने की कोशिश करेगी, जिसके कारण से जो फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी में एक्ट होगा यानी कि ए में, वो इधर होगा। अब इतना ही एफ ए इस बॉडी पर नीचे की तरफ एक्ट होगा, इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये चीज। जबकि जब हम लोग इस बॉडी का फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे एफ बी, तो वो हमारा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पर होगा। बट जब एक बॉडी को हम लोग देखते हैं, उसका हम लोग ने उसके जो मोशन होने की टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, या मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में देखा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, और उतना ही फ्रिक्शन फोर्स जो दूसरी सरफेस है यहाँ पर कांटेक्ट में, उस पे इस डायरेक्शन पर एक्ट होगा, उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ठीक है, जस्ट अपोजिट। समझ गए? ये ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो इसी को यहाँ पर अब हमारा जो ये फ्री बॉडी डायग्राम है निकल कर आ गया कि इस तरफ से ये नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इस ब्लॉक का मास होगा, ठीक है, या कह लीजिए कि इस ब्लॉक और इस ब्लॉक पर जो हम लोग ने फोर्स एक्ट किया, वो यहां से इस वॉल से हमें एक, इन दोनों को मिलाने के बाद हम कह सकते हैं कि एक, उन दोनों को एक नॉर्मल फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन पर देखिए कोई हम लोग का मोशन की बात नहीं हो रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इधर एक ये बॉडी पूरी है और इसमें हमने जितना भी फोर्स लगाया है उसको इस वॉल के पास एक नॉर्मल फोर्स मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन पर, और वो इस एफ के बराबर होगा। वो चीज हमारी यहां से निकल कर आ गई। तो सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी, यानी कि हमको इसको मान लिया एक इस डायरेक्शन के लिए, वो हो गया एफ इज इक्वल टू कैपिटल एन। यहां से फॉर ब्लॉक ए, अब इस ब्लॉक ए की अगर हम लोग बात करें तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो 20 न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा रुका हुआ है, ये नीचे नहीं गिर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर अगर इसका वेट 20 न्यूटन है और ये नीचे तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारा उसके बराबर ही एक्ट हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इस फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि जो कॉज है फ्रिक्शन फोर्स के आने का, उससे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा नहीं हो सकता है। तो फॉर ब्लॉक ए ये निकल कर आ गया। अब ब्लॉक बी की अगर हम लोग बात करें तो ब्लॉक बी में देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन पर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक तो ये एफ है, यानी कि इन दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है वो वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन पर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली बॉडी हमारी नीचे तरफ जा रही है और ये अपने साथ इसको ले जाने की कोशिश करेगी, और वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है। डाउनवर्ड एफ ए
डाउनवर्ड वेट अपोजिट डायरेक्शन पर एफ बी, इसको हम लोग इक्वेशन पर लिख लेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कुछ इतना कि एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस 100, क्योंकि ये देखो जो काउंटर बैलेंस हो रहा है, एफ बी को काउंटर बैलेंस करना होगा एफ ए और 100 न्यूटन को। तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस 100। अब एफ ए की वैल्यू हम लोग रख देंगे 20, तो ये निकल कर आ जाएगा 120 न्यूटन, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस वॉल के द्वारा इस पे लगाया गया, वो हो जाएगा 120 न्यूटन्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द यूनिफॉर्मली रफ ट्रैक PQR एज शोन इन द फिगर। एक ट्रैक है हमारा PQR, ठीक है, ये PQR, ये इधर से ऐसे PQR, ओके, as shown in the figure the coefficient of friction between particle and the rough track equals mu। ये जो हमारा पार्टिकल है और जो ये ट्रैक बना हुआ है, इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, म्यू है। तो द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से जो पार्टिकल है उसको रिलीज किया गया है, एंड इट कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट आर, और ये पॉइंट आर पर आकर रेस्ट में हो गया। द एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बॉल ओवर द पार्ट्स पी क्यू एंड क्यू आर। तो पी क्यू में चलने पर और क्यू आर चलने पर इसने कितनी एनर्जी लॉस करी होगी। एनर्जी लॉस की बात हो रही, तो एनर्जी लॉस कौन करता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बिल्कुल फ्रिक्शन होता है ये। ओके, तो अब यहां पर क्या कहा गया है कि जो ये लॉस एनर्जी है पी क्यू और क्यू आर ट्रैक पर, यानी कि यहां से यहां तक आने में और यहां से यहां तक में, वो दोनों एनर्जी लॉस कैसी है, इक्वल है। ठीक है, क्लियर? अब यहां से ये एक बात ये भी कही है कि जब ये पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है PQ से QR की तरफ, यानी कि इस पॉइंट पर, तो हम ये मान रहे हैं कि किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं हुआ, यानी कि हमें सिर्फ ये दो पाथ कंसिडर करने हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। ठीक है, तो द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड द डिस्टेंस x आर रिस्पेक्टिवली क्लोज टू। तो हमें बताना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, यानी कि म्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, और डिस्टेंस x क्या होगा। क्लियर? ये वाला QR, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें बतानी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसके वो है 0.2 मीटर्स, सॉरी ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो 0.2, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो 0.2 एंड 6.5 मीटर, 0.2 एंड 3.5 मीटर, 0.29 एंड 3.5 मीटर, 0.29 एंड 6.5 मीटर्स। ये आपके पास ऑप्शन है। मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है ये QR, उसको x मानना है, तो ये हो गई x, और यहां से यहां तक हम लोग निकाल सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि हमें दे रखा है यहाँ पर कि जो हाइट है वो 2 मीटर है और जो यहाँ पर एंगल है वो 30 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाला जा सकता है कि ये जो हाइपोटेनस होगा वो हो जाएगा 4 मीटर। कैसे? PQ जो होगा, ठीक है, वो लेंथ हमारी PQ डिवाइडेड बाई PO करेंगे तो साइन थीटा होगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, और ये होता है हमारा PQ बाई PO, जो यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक है, तो सॉरी 2 है, तो यहाँ पर कितना है ये, एक एक मिनट, यहाँ सॉरी, ठीक है, ये क्या क्या दिया हुआ है हमें, ये PQ है, तो PQ डिवाइडेड बाई, सॉरी, ठीक है, ये हमारा हो गया PO, PO डिवाइडेड बाई PQ, और ये साइन 30 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/2। तो PO कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 2, तो PQ जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना साइन थीटा, वो हम उल्टा लिख गए, कोई नहीं। तो ये PQ इज इक्वल टू 4 मीटर, ये हो गया।
बस अब आपको PQ पता चल गया। इसी तरीके से आप OQ निकाल सकते हैं, कॉस का यूज करके। आप चाहे इससे कॉस का यूज करके इसको निकालें, या फिर tan का यूज करके डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। तो वो निकल कर आ जाएगा हमारा 2√3, यानी कि ये वैल्यूज हमें पता चल गई। ये 4 हो गया, 4 मीटर हो गया, और ये 2√3 मीटर्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एनर्जी लॉस है वो यहां पर देखेंगे कितना होगा। तो एनर्जी लॉस जो यहां पर होगा वो निकल कर आएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो हम लोग को पता चल गया है कि पाथ लेंथ कितनी है, या कह लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हुआ, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर इधर से यहां तक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। वो हो गया 4, और हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है, जो कि हो जाएगा यहां पर नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल इनटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मान लीजिए कि पार्टिकल इस जगह पर है, तो इस पे mg इधर एक्ट होगा, और mg cos थीटा इस डायरेक्शन पर एक्ट होगा। एक्चुअली मतलब mg cos थीटा इस डायरेक्शन पर होगा, और mg sin थीटा इस डायरेक्शन पर होगा। और जो यहाँ पर ये नॉर्मल होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। तो मैंने डायरेक्ट उसको mg cos थीटा कह दिया कि उस डायरेक्शन पर नहीं होगा। मतलब ये mg हो गया इधर, mg cos थीटा हो गया इधर, और mg sin थीटा हो गया इधर। ठीक है, उसको समझने के लिए कि n बराबर mg cos थीटा, तो इधर हो गया n बराबर mg cos थीटा। तो हम लोग ने इस पर जो नॉर्मल ये निकल कर आया, उस पर म्यू का मल्टीप्लाई करा दिया, जो डिस्प्लेसमेंट था उससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये वर्क डन निकल कर आ गया। और क्योंकि ये वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से, तो ये लॉस की तरह ही देखा जाएगा, एज अ हीट ये रिलीज होगा। तो ये निकल कर आ गया म्यू mg cos थीटा इंटू 4। अब थीटा पे हम लोग रख सकते हैं वैल्यू 30 की। और दूसरी चीज जो नीचे एक्स पर हमारा होगा कि एक्स पर एनर्जी लॉस कितना होगा, तो इस पॉइंट पर अगर हम पार्टिकल को देखें, तो इस पे जो नॉर्मल होगा वो mg के बराबर होगा, यानी कि ये आ जाएगा सीधे सीधे म्यू mg इंटू एक्स, म्यू mg इंटू एक्स। वही लिखकर आ गया हमारा कि इस जगह पर जो एनर्जी लॉस होगा इतना होगा। और हमें दिया गया था कि जो PQ है और QR है उसमें जो एनर्जी लॉस है वो दोनों बराबर है, तो हमने इस तरीके से बराबर कर दिया इनको। अब यहां से जो म्यू है, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारी हो जाएगी √3/2। इसको हम लोग जब पुट करेंगे √3/2 यहाँ पर, तो 2√3 निकल कर आ जाएगा x की वैल्यू, यानी कि 3.45 मीटर्स। ये x की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब जो हमें बताना था कि म्यू की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हम लोग ने माना कि फ्रॉम Q टू R, ठीक है, Q टू R जो एनर्जी लॉस होगा वो टोटल एनर्जी लॉस का आधा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, अगर ये दोनों बराबर हैं, तो दो चीज मिलकर एक बड़ी चीज बन जाएगी। और फिर जो आधा हो, जो बाकी एक हिस्सा है वो उसका आधा होगा टोटल का। यानी कि मान लीजिए दो ऐसे चीजें थी, इसको हमने क्या किया, या इसको 1 1 लिख देते हैं कि दो चीजें थी ऐसे, 1 + 1 कर दिया तो ये हो गया 2। तो इस 2 का आधा ही तो है ये, वही तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो म्यू mgx है वो टोटल का आधा होगा। तो टोटल एनर्जी हमें पता है वो है mgh, जो शुरुआत में एनर्जी रही होगी पोटेंशियल एनर्जी, वही तो पूरी लॉस हो गई। तो यहां से म्यू mgx को बराबर कर दिया गया हाफ mgh के, क्योंकि नीचे वाले में आधी एनर्जी लॉस हुई। यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो mg से mg कैंसिल हो गया, h की वैल्यू हमें दी हुई है 2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर ये जो x है नीचे डिवाइड पर आएगा 3.45, जिससे कि म्यू बराबर हो जाएगा 1/3.45, यानी कि 0.29। क्लियर? ये निकल कर आ जाएगा 0.29। तो हमारे जो x की वैल्यू है वो पता चल गई, ये 3.5 मीटर्स, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो पता चल गया 0.29, उसकी यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग ने आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप जो ये क्वेश्चंस थे वो आपको समझ पे आए होंगे, इससे हेल्प हुई होगी आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर भी हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।